हेलो व्यूअर्स, लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट यूनिट इन पार्टनरशिप, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब फर्म का डिसोल्यूशन हो गया। फर्म का डिसोल्यूशन का क्या मतलब है? फर्म का डिसोल्यूशन का मतलब है कि फर्म क्लोज हो गई। ठीक है, फर्म क्लोज हो गई। हमने जो प्रीवियस चैप्टर्स करे थे, जैसे कि हमने जो रिकॉन्स्टिट्यूशन में करा था, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो हमने किया था, वो हमारा क्या होता है? बिजनेस हमारा कंटिन्यू होता है, बिजनेस चलता रहता है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस क्लोज हो जाता है, राइट? अच्छा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। ये है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है, यानी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जिसके अंदर बिजनेस क्लोज हो गया, जबकि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू रहता है, राइट? अच्छा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू रहता है तो किस केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन कह लो या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है एडमिशन के टाइम पर। अगर कोई नया पार्टनर आ गया एडमिशन के टाइम पर, या रिटायरमेंट के टाइम पर अगर कोई पार्टनर चला गया, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उस टाइम पर हम कहते हैं पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। या हम ये भी कह सकते हैं डिसोल्यूशन हो गया पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप फर्म का नहीं। और अगर हो जाए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म तो बिजनेस ही पूरा हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, ये तो हो गए हमारे बेसिक डिफरेंसेस। अब अकाउंटिंग एंगल से अगर देखें तो क्या मेन डिफरेंसेस आते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन में जब पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज, सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन किया जाता है। रीवैल्यूएशन आपको याद है ना? मतलब सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज का की वैल्यूज को दोबारा से चेक किया जाता है, राइट? चेक किया जाता है और उसके गेन या लॉस के लिए कौन सा अकाउंट बनता है? वो बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्योंकि पूरा बिजनेस बंद करना है, तो कहने का मतलब है इस टाइम पर क्या होता है? एसेट्स की सेल कर दी जाती है। हम सेल वर्ड यूज कर सकते हैं या हम कह सकते हैं डिस्पोजल, डिस्पोज कर दी जाती है एसेट्स। एंड लाइबिलिटीज जो हैं उनकी पेमेंट कर दी जाती है, राइट? उनकी पेमेंट कर दी जाती है। इन सब के लिए हम एक इम्पॉर्टेंट अकाउंट बनाते हैं, कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट। हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कह लो या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कह लो, उसमें हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूज में जो चेंजेस होते हैं वो लिखते हैं। जबकि इसके अंदर एसेट्स लाइबिलिटीज को खत्म करना है, एसेट्स की सेल करनी है, लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी है, उसके लिए जो अकाउंट बनता है वो बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, या अगेन हम ये कह लें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। उन कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बचता है ना? बैलेंस बचता है, क्लोजिंग बैलेंसेस हम कैलकुलेट करते हैं। अगर एडमिशन है तो जो नया पार्टनर है उसका भी बैलेंस कैरी डाउन आ जाता है, पुराने पार्टनर्स का भी आता है। अगर रिटायरमेंट है तो जो केवल रिटायरिंग पार्टनर है उसका हिसाब करके लोन में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन बाकी के पार्टनर्स का बैलेंस कैरी डाउन आता है तो कैपिटल के बैलेंसेस कैलकुलेट करे जाते हैं और न्यू बैलेंस शीट बनती है। आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे एडमिशन, रिटायरमेंट वगैरह के, उसमें हम जो है न्यू बैलेंस शीट आखिरी में बनाते हैं, तो न्यू बैलेंस शीट बनती है। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? इसमें भी कैपिटल अकाउंट बनते हैं, राइट?
लेकिन उसमें बैलेंस नहीं बचाए जाते, क्योंकि अब तो बिजनेस क्लोज करना है। अगर बिजनेस क्लोज करना है तो बैलेंस इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बिजनेस क्लोज करना है और बैलेंस शीट नहीं बनती, क्योंकि जब बिजनेस खत्म हो गया, जब आपने सारी एसेट्स की सेल कर दी, लाइबिलिटीज की पेमेंट कर दी, तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं, राइट। तो बैलेंस शीट नहीं बनती। आखिरी में सारा जो है एक कैश या बैंक अकाउंट बनता है, जो कि हम देखते हैं कि बैलेंस जो है वो लास्ट में उस बैलेंस का क्या होता है कि हम देखते हैं कि डेबिट का टोटल जो है क्रेडिट के टोटल के इक्वल आता है। हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब आप इसको समझेंगे। तो हम अभी क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक बार इस पूरे बोर्ड को आप ध्यान से देखिए कि हमने इसमें क्या क्या लिखा है। हम इसका क्विक एक रीकैप करते हैं। हमने कहा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसका कि दूसरा नाम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी है, उसमें बिजनेस चलता है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस क्लोज हो जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन किस टाइम पर होता है? एडमिशन, रिटायरमेंट वगैरह के टाइम पर। और इसमें तो जो है ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है क्लोज करना है। इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। इसमें बैलेंसेस निकाले जाते हैं कैपिटल के, इसमें बैलेंसेस को क्लोज कर दिया जाता है, कोई बैलेंस नहीं बचता। इसमें न्यू बैलेंस शीट बनती है, इसमें कोई बैलेंस शीट नहीं बनती। आखिरी में कैश या बैंक अकाउंट बनता है, जो कि जो है आखिरी में जाकर इक्वल हो जाता है। तो ये हमने करा। अब हम समझेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पर जो है अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, हम उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, तो हमारा अगली बात जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि क्या प्रोसेस है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का। सबसे पहले, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। रियलाइजेशन अकाउंट प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक नॉमिनल अकाउंट है। कुछ हद तक इसमें पर्सनल अकाउंट के रूल्स भी चलते हैं। आइए देखिए इसका क्या प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उन सारी एसेट्स की लिस्ट बना लेते हैं। मतलब उन एसेट्स का अकाउंट क्लोज कर देते हैं और उनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। वो लिस्ट बनाकर हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि फर्म के पास कौन कौन सी एसेट्स हैं जिनकी सेल पॉसिबल है। हम ये नहीं कह रहे कि डेफिनेटली सेल होगी कि नहीं होगी, पर हम ये कह रहे हैं कि सेल कर सकते हैं। हम ये अज्यूम करते हैं कि किसी न किसी रेट पर ये बिकेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो है क्लोज एसेट्स अकाउंट, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि उन एसेट्स का अकाउंट क्लोज करके उसको रियलाइजेशन में डालना, यानी कि लिस्ट बनाना, इन एसेट्स की सेल कर दी जाएगी। अब बात ये आती है कि क्या सारी एसेट्स लेनी है। देखिए, हमने क्या कहा, जिनको हम बेच सकते हैं, या हम सोचते हैं कि हम इनको बेचेंगे। अब किसको नहीं बेच सकते? कैश, वो तो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है। बैंक, वो ऑलरेडी बैंक की फॉर्म में है, वो पैसा ही है। ठीक है। अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दे रखा है, तो भाई पार्टनर को लोन दिया तो वो तो फर्म नहीं बेचेगी ना, वो तो पार्टनर से रिकवर करेगी। तो पार्टनर का लोन हो गया। इसके अलावा क्या हो गया, कोई फिक्टिशियस एसेट, जैसे कि सस्पेंस अकाउंट हो गया, जैसे कि P&L का डेबिट बैलेंस हो गया, वो नहीं लिखना। बट व्यूअर्स, आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो है गुडविल हम ये मानकर चलेंगे कि वो बिकेगी। ये हमारी अजम्पशन है कि वो बिकेगी। तो यानी कि अपने सारी एसेट्स लेनी है, लेकिन कौन सी नहीं लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, एक्सेप्ट कौन सी नहीं लेनी है, आपने नहीं लेना कैश, बैंक, सस्पेंस अकाउंट, किसी भी तरीके का सस्पेंस अकाउंट हो, पार्टनर्स लोन, कौन सा, एसेट्स की बात हो रही है, यानी कि जो एसेट साइड में गिवन है। तो पार्टनर का लोन, अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दे रखा है, उनको नहीं लिखना आपने। इसके अलावा क्या हो जाए, P&L हो जाए, अगर एसेट साइड में लिखा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा क्या नहीं लिखना आपने, मे बी समथिंग लाइक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनको आपने नहीं लिखना, बाकी एसेट्स को लिखना है। मसलन आपने मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, स्टॉक, गुडविल, इन सबको लिखना है। इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी एसेट्स आपने ट्रांसफर कर देनी है, इनके अकाउंट क्लोज कर दिए, इनको आपने रियलाइजेशन में ले जाना है। तो एसेट्स का अकाउंट क्लोज करना है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, जब उनको क्लोज किया जाएगा तो बैलेंस क्रेडिट साइड में आ जाएगा। यानी कि जर्नल एंट्री बन गई, जर्नल एंट्री आ गई हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। सन्ड्री एसेट्स का मतलब है आपने उनका नाम लिखना है, टू मशीनरी, टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू इक्विपमेंट्स, टू स्टॉक, टू गुडविल। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, एसेट्स के अकाउंट क्लोज हो गए और ये सब रियलाइजेशन के डेबिट साइड में चले गए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या हम करते हैं, सेकेंड स्टेप में हम जो है अब उन एक्सटर्नल, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, उन बाहर वाली लाइबिलिटीज की लिस्ट बनाते हैं, या ये कह लीजिए उनका अकाउंट क्लोज करते हैं जिनकी पेमेंट फर्म ने करनी है। तो यानी जैसे पहला हमारा था एसेट्स का अकाउंट क्लोज करो, अब हम कह रहे हैं क्लोज कर लीजिए एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का अकाउंट, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज अकाउंट। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, इस तरीके की चीजें हमारी हो गई। ठीक है, क्या सबको लेना है, फिर वही हम बात करें, हमने पहले तो खुद ही वर्ड एकदम क्लियर वर्ड कह दिया, एक्सटर्नल, जो बाहर वालों की लाइबिलिटीज हैं। यानी कि क्या नहीं लेना लाइबिलिटी साइड में से, आपने नहीं लेना पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नहीं लेना क्योंकि वो एक्सटर्नल नहीं है, पार्टनर का लोन नहीं लेना, ये एक्सेप्ट है, इनको नहीं लेना, ये एक्सेप्ट है। पार्टनर लोन, यानी पार्टनर का लोन चाहे एसेट साइड में लिखा हो चाहे लायबिलिटी साइड में लिखा हो, आपने उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना। ठीक है, तो पार्टनर का लोन हो जाए, इसी तरीके के किसी टाइप के रिजर्व्स हैं उनको भी नहीं आपने लिखना, रिजर्व्स उनको भी नहीं लिखना, राइट, बाकी चीज़ों को लिखना है, विच मीन्स क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन, बैंक लोन हो जाए, किसी और से लोन ले रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हो जाए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो जाए, इस तरीके की जो लाइबिलिटीज़ हैं उनका अकाउंट क्लोज कर दीजिए। हमें पता है कि लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, क्लोज करने के लिए उनको डेबिट कर दिया जाएगा, है ना। एंट्री बन गई सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि अब लाइबिलिटीज का अकाउंट क्लोज हो गया, एंड प्लीज अंडरस्टैंड यहाँ पर आपने उनके नाम लिखने हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग वटेवर जो भी नाम है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये सारे डेबिट टू रियलाइजेशन। तो इन दो एंट्रीज का इम्पैक्ट क्या पड़ा, इन दो एंट्रीज का इम्पैक्ट ये पड़ा कि हमारी एसेट्स के अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, रियलाइजेशन के डेबिट में जा चुके हैं, लाइबिलिटीज के अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जा चुके हैं। यानी एक तरफ आपने एसेट्स की लिस्ट बना ली जिनको आपने बेचना है, एक तरफ आपने लाइबिलिटीज की लिस्ट बना ली जिनकी आपने पेमेंट करनी है। ठीक है, राइट, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये है बिजनेस क्लोज करने का, बिजनेस क्लोज करने का, तो अब हम थर्ड नंबर पे क्या करेंगे, थर्ड नंबर पे हम जो है अब एसेट्स की सेल करेंगे। सेल वर्ड यूज कर लें या हम यूज कर लें डिस्पोजल, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, एसेट्स को डिस्पोज करना है यानी कि बेचना है, यानी कि एसेट्स को हमने बेचना है। तो देखिए, क्योंकि बिजनेस क्लोज हो रहा है तो क्लोज करते टाइम एसेट्स की सेल के हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। पहला तो यह है कि सीधा उनको बेचिए और बेचकर पैसा लेकर आइए, तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी आपने रियलाइजेशन का नाम आएगा
यहाँ पर किसी भी सूरत में एसेट का नाम नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी एसेट्स का अकाउंट क्लोज कर चुके हैं, उन्हें ऑलरेडी रियलाइजेशन में लिख चुके हैं, और ये मतलब पैसा आ गया, कैश या बैंक जो भी क्वेश्चन में है आप यूज कर सकते हैं। नाउ ये भी तो पॉसिबल है कि बेच ना पाए हमने किसी लाइबिलिटीज के पैसे देने थे, हमने किसी लाइबिलिटीज के पैसे देने थे, तो मान लीजिए क्रेडिटर्स के देने थे, तो क्रेडिटर ने कहा कि चलो ये जो आपके पास मशीनरी या कोई एसेट पड़ी हुई है वो मुझे दे दो, हमने उसको पैसे दे, हमने उसको किसी लाइबिलिटी को कोई एसेट दे दी। एक तरीके से हम ये कहेंगे कि इस ट्रांजैक्शन में दो काम हो रहे हैं, हमारी लाइबिलिटीज की पेमेंट हो गई क्योंकि आपने क्रेडिटर्स को मशीनरी दे दी, तो अब आपने क्रेडिटर्स को तो पैसे देने नहीं क्योंकि उसके बदले में आप मशीनरी दे चुके हो, राइट। और अब आपको मशीनरी बेच के पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि आपने वो मशीनरी क्रेडिटर्स को दे दी है। तो कहने का मतलब है, अगर इफ लाइबिलिटी टेक्स ओवर एनी एसेट, अगर ये भी डिस्पोजल हो रहा है एसेट का लेकिन आपको इसमें पैसा नहीं मिल रहा, राइट, इस केस में आप कोई भी एंट्री नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि एक तरफ मतलब एक्चुअली स्पीकिंग कुछ पैसा आया गया ही नहीं, हमने अब क्रेडिटर्स को पैसे नहीं देने और मशीनरी बेच के पैसा नहीं मिलेगा, तो कोई कैश का मूवमेंट नहीं हुआ, सो देयरफॉर इसकी एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है। नाउ ये भी पॉसिबल है कि कोई पार्टनर कह दे फर्म को कि चलो ये मशीनरी मेरे को दे दो, चलो ये मशीनरी मेरे को दे दो, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में फर्म वो एसेट जो है वो पार्टनर को दे देगी और फर्म उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पैसा काट लेगी। ठीक है। तो इफ एसेट गिवन टू पार्टनर, अगर कोई एसेट किसी पार्टनर ने ले ली तो फर्म उसके पैसों से काट लेगी, यानी जर्नल एंट्री बन गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी हमने क्या किया, देखिए व्यूअर्स, हमने एसेट के डिस्पोजल की 3 सिचुएशंस हमने डिस्कस करी हैं। हम कह रहे हैं या तो सीधा उनको बेच दो, पैसा मिल गया कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, या लाइबिलिटी को दे दो, क्रेडिटर बिल पेबर किसी को देने थे तो वो एसेट उनको पकड़ा दी, तो कोई एंट्री नहीं होगी, एज्यूमिंग फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि चलिए हम उससे कहा हमने क्रेडिटर्स को देने थे 10,000 रुपये और हमने 15,000 वाली मशीनरी दे दी और क्रेडिटर्स ने कहा चलो ठीक है 5,000 रुपये आप ले लो, तो 5,000 की तो एंट्री करेंगे और उस 10,000 की नहीं करेंगे। ठीक है। और ये क्या है अगर किसी पार्टनर ने कहा कि मेरे को वो एसेट दे दो, तो हमने पार्टनर के कैपिटल से पैसा काट लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। तो ये हमने कर ली एसेट्स की सेल, हमारा बिजनेस क्लोज हो रहा है, एसेट्स को डिस्पोज करना है और लाइबिलिटीज की भी तो पेमेंट करनी है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमने फर्स्ट किया एसेट्स को क्लोज करना, फिर हमने करा लाइबिलिटीज को क्लोज करना, फिर हमने कहा डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, एसेट्स का हिसाब क्लोज करना, बेचना और डिस्पोज कर देना। वी कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर लाइबिलिटीज की पेमेंट करना। नेक्स्ट आता है हमारा पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। नंबर 4 आया हमारा पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, जिनको आपने रियलाइजेशन में लिखा था कि अब उनके पैसे देने हैं, अब उनके पैसे देने की बारी आ गई, तो अब उनको पैसे देने हैं। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट चलेगी, यानी डायरेक्टली आप पेमेंट कर सकते हो उनको, अगर आप डायरेक्टली पेमेंट करते हो तो एंट्री बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। लाइबिलिटी का नाम नहीं आएगा व्यूअर्स, क्योंकि आप ऑलरेडी उनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हो। ठीक है। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, हमने उनके पैसे दे दिए। सेकंड क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे यहां पर कहा था उस लाइबिलिटी को कोई एसेट दे दी, सेम कॉन्सेप्ट। तो अगर वही फिर कोई एसेट हैंड ओवर कर दी, फिर उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं, उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं। तीसरा, पार्टनर ने ले लिया, बिल्कुल एसेट्स वाला ही कॉन्सेप्ट है, जैसे एसेट्स का डिस्पोजल है वैसे ही लाइबिलिटीज की सेटलमेंट है, लाइबिलिटीज की पेमेंट है। पार्टनर ने लाइबिलिटी ले ली, क्या मतलब है,
पार्टनर कह रहा है कि मैं उसके पैसे दे दूंगा, तो फर्म कहेगी चलो ठीक है, हम तुम्हारी कैपिटल में हम ऐड कर देंगे। सो देयरफॉर एंट्री बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमारे 4 स्टेप्स में क्या हो चुका है, एसेट्स का अकाउंट क्लोज, लाइबिलिटीज का अकाउंट क्लोज, एसेट्स की सेल या डिस्पोजल, लाइबिलिटीज की पेमेंट करना। ठीक है, ये हमने कर लिया ना। नेक्स्ट हमारी चीज आती है कि क्योंकि आप बिजनेस बंद कर रहे हो, आप एसेट्स की सेल कर रहे हो, लाइबिलिटीज की पेमेंट कर रहे हो, तो इस पूरे प्रोसेस में कुछ ना कुछ खर्चे भी होते हैं, कुछ ना कुछ खर्चे भी पॉसिबल हैं। किस तरीके से, कुछ लीगल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कुछ हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस हो, इस टाइप के कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, राइट। तो अगर एक्सपेंसेस होते हैं, नंबर 5 हमारी कॉन्सेप्ट है एक्सपेंसेस। वैसे व्यूअर्स, एक्सपेंसेस जो है डिसोल्यूशन में अपने आप में काफी डिटेल में डिस्कस करने वाली कॉन्सेप्ट है। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें जो हमारे खर्चे हो रहे हैं उसकी पेमेंट कौन करेगा। देखिए, आइडियली तो ये खर्चे बियर करने किसको चाहिए सॉरी, ये एक्सपेंसेस बियर करने चाहिए फर्म को, ये फर्म का खर्चा है। देयरफॉर हम एक्सपेंसेस के लिए एंट्री करेंगे, फर्म का खर्चा है तो फर्म को ही देना चाहिए। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि रियलाइजेशन नॉमिनल अकाउंट है तो खर्चे हो रहे हैं तो रियलाइजेशन को डेबिट कर देंगे आप, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। 2, फर्म का कैश जा रहा है तो 2 कैश अकाउंट। कभी कभी ये पॉसिबिलिटी है कि पार्टनर कह रहा है फर्म को कि चलो अभी मैं दे देता हूं पैसे, अभी मैं पैसे दे देता हूं, बाद में जो है आप मेरे को दे देना। दे देने से क्या मतलब है, फर्म उसकी कैपिटल में ऐड कर देगी। तो अगर फर्म पे करे तो 2 कैश अकाउंट, लेकिन अगर पार्टनर फिलहाल दे रहा है तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम अपनी एक वीडियो में अलग से एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां हमने क्या एज्यूम करा, कैश तब लिखना है अगर फर्म पे कर रही है, पार्टनर्स कैपिटल तब अगर पार्टनर पे कर रहा है, फर्म उसकी कैपिटल में ऐड कर देगी और पार्टनर अपने में से दे देगा, राइट। अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है पार्टनर का लोन। कौन सा लोन, जो फर्म को दे रखा है पार्टनर ने, उसका क्या करना है, पार्टनर्स लोन। जो पार्टनर्स लोन जो लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ है। लाइबिलिटी साइड में लिखने का क्या मतलब है, लाइबिलिटी साइड में लिखने का मतलब है कि फर्म ने लोन ले रखा था पार्टनर से, राइट। फर्म ने लोन ले रखा था, तो अब उसका क्या किया जाएगा। हमने पीछे डिस्कस किया कि पार्टनर का लोन जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता, पर अब इसका यहाँ पर क्या करना है। फर्म ने लोन दे रखा था तो आइडियल स्पीकिंग फर्म उसका लोन वापस कर देगी, फर्म उसका लोन वापस कर देगी। तो नॉर्मली तो लोन नहीं आता। इन रेयर सिचुएशंस व्यूअर्स ये पॉसिबिलिटी है कि पार्टनर कभी कभी उस लोन के बदले में कुछ कम पैसे लेने को तैयार है, या बाय एनी चांस एक्स्ट्रा देने पड़ गए। कहने का मतलब है लोन की पेमेंट करनी है, पार्टनर का लोन जिसकी पेमेंट फर्म ने करनी है। अगर तो सिंपली पूरे के पूरे पैसे दिए तब तो ठीक है, लेकिन अगर कम या ज्यादा दिए तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगा। कहने का मतलब एंट्री बन गई पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। मान लीजिए एक पार्टनर है तो एज लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। हम मान लेते हैं कि पार्टनर को 10,000 रुपए देने थे, फर्म ने देने थे, लोन 10,000 रुपए का था, वो 9,500 रुपीज लेने में तैयार है। ठीक है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
अगर तो पूरे 10 के बदले 10 दिए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है वो कह रहे 10,000 की जगह मुझे 9,500 ही दे दो, तो उस केस में लोन डेबिट हो गया 10,000 रुपए से। कैश फर्म ने कितना दिया, वो 9,500 लेने को तैयार है, सो 9,500। फर्म को 500 रुपए का गेन हो गया, तो गेन है तो रियलाइजेशन में क्रेडिट होगा। मान लीजिए 10,000 की जगह 10,200 देने पड़ गए, तब पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट 10,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 200 उस केस में, टू कैश अकाउंट 10,200। कहने का मतलब है अगर कुछ कम या पैसे दिए हैं पार्टनर के लोन के फर्म ने, तो उससे गेन या लॉस हुआ जो है वो रियलाइजेशन में जाता है। ठीक है, तो अब तक हमारा क्या हो गया, अब तक हो गया एसेट्स की सेल हो गई, लाइबिलिटीज की पेमेंट हो गई, पार्टनर के लोन की पेमेंट हो गई, उसमें अगर कुछ गेन या लॉस हुआ तो वो रियलाइजेशन में चला गया, कुछ खर्चे जो थे उनको रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा गया। अब हमें इस पूरे प्रोसेस में पता करना है इन सारी एसेट्स की सेल और लाइबिलिटीज की पेमेंट के टाइम करने में फर्म को कुछ लॉस या गेन हुआ, अब हम ये पता करेंगे। तो अब हम पता करेंगे नेट गेन और लॉस। गेन लास्ट में गेन या फिर लॉस, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। नॉर्मल केसेस में वैसे लॉस होने के चांसेस हैं, क्योंकि अच्छे चलते हुए बिजनेस को तो कोई जो है यूजुअली बंद नहीं करता, हाउएवर हो भी सकता है। इफ गेन, मान लीजिए अगर गेन होता है तो पार्टनर्स को ही मिलेगा, पार्टनर्स को ही मिलेगा। एंट्री बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है व्यूअर्स, इस टॉपिक में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कोई ओल्ड न्यू सैक्रिफाइसिंग गेनिंग कुछ नहीं होता, एक ही रेशियो है। अब तो बिजनेस बंद हो रहा है, जो भी रेशियो है उसमें उस गेन या लॉस को बांट दीजिए। ठीक है, अगर गेन है, अगर लॉस है तो उस केस में आप इसकी रिवर्स एंट्री कर दीजिए, यानी कहने का मतलब है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया, गेन या लॉस जो भी था पार्टनर्स में बांट दिया। तो अब तक ये सारा हिसाब हो गया। अब फर्म के पास क्या पड़ा है, अब फर्म के पास अगर दोबारा से एक बैलेंस शीट वाला कॉन्सेप्ट देखें, हमने जब एसेट्स ट्रांसफर करी थी तो हमने कुछ फिक्टिशियस एसेट जो हमने ट्रांसफर नहीं करे थे, सिमिलरली कुछ रिजर्व्स थे जो ट्रांसफर नहीं करे थे, वो अब पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करे जाएंगे। यानी हमारा नेक्स्ट हो गया 7 नंबर पे गेन या लॉस, 8 नंबर पे रिजर्व्स। अगर कुछ रिजर्व्स हैं तो बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स हैं तो उनका हम क्या करेंगे, उन रिजर्व्स को जैसा कि हमने बाकी चैप्टर्स में भी करा है पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिया जाएगा। तो एंट्री बन गई रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो रिजर्व्स हमने बांट दी। सिमिलरली लॉस भी, और सिमिलरली कुछ फिक्टिशियस एसेट्स भी पड़े हो सकते हैं, जैसे कि P&L हो गया, जैसे कि कुछ और इस तरीके के सस्पेंस अकाउंट हो गया, P&L हो गया, कुछ इस तरीके के अगर हैं तो उनका क्या करना है, तो उनका हमने क्या करना है, इफ फिक्टिशियस एसेट्स, अगर कुछ फिक्टिशियस एसेट्स पड़े हुए हैं तो उनको भी क्लोज करिए, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करिए। एंट्री बन गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स, उनका भी अकाउंट क्लोज कर दीजिए। और लास्ट एंट्री हमारी कौन सी आ गई, लास्ट एंट्री हमारी आ गई, अब हमें पार्टनर्स की पेमेंट फाइनली करनी है। ठीक है, तो फर्म ने पैसे देने हैं पार्टनर को, एंट्री बन गई पार्टनर्स कैपिटल, हम यहाँ लिख देते हैं फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट, फर्म ने अब पार्टनर्स की पेमेंट फाइनली करनी है। द जर्नल एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि फर्म ने देने हैं, हो सकता है हिसाब करके देखा जाए तो फर्म ने लेने हैं, तो इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सारे अकाउंट जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने फर्म को क्लोज करने के बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्लस उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करी है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। टिल देन, गुड बाय।